2 हफ्तों में यूएस निकल जाएगा इस वॉर से बिना किसी डील के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के पूरा हुए और बिना स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ धी टीवी पर। तो जी हां, इस वक्त ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन वह इसी कोशिश में लगी है कि दुनिया इस बात पर यकीन कर ले कि यूएस को अब ईरान की वॉर में इंटरेस्ट नहीं है। यूएस ने ईरान को इस लेवल तक तबाह कर दिया है कि अब ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए यूएस को अब ईरान से कोई खतरा नहीं है। यूएस अब वापस जा रहा है, खुलवाओ स्टेट ऑफ हॉर्मूज जिसे खुलवाना है। तो कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है यूएस की तरफ से, दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि अगर यूएस वहां से चला गया बिना स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाए तो जिस तरह का स्टेटस को इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे है कि ईरान का वहां पर पूरा कंट्रोल है और ईरान वहां से हर आने जाने वाले से चुंगी वसूल कर रहा है। ये जो पर्शियन गल्फ में नया ऑर्डर सेट हुआ है, ये ना केवल अरब देशों के लिए बल्कि पर्शियन ऑयल के हर कंज्यूमर के लिए एक लॉन्ग टर्म सरदर्द होगा, खासकर यूरोपियन कंट्रीज के लिए। इसलिए इस सिचुएशन को चेंज करने की जरूरत है। कम से कम वैसे ही हो जाए जैसे वॉर से पहले थी। स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुला था, ओपन था और सॉवरेन था, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई वहां से चुंगी वसूल नहीं कर रहा था। और यही डर डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया को दिखा रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं है। अगर यूएस यहां से चला गया, स्टेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला, तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो जाएगी। दिक्कतें सबके लिए होंगी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज को। दूसरी तरफ से एक एजेंडा नेटो कंट्रीज पर प्रेशर बनाने का चल रहा है। नेटो को वन वे स्ट्रीट कहा जा रहा है, जहां इस पर चलकर यूएस से हेल्प यूरोप जा तो सकती है, पर यूरोप से कुछ भी यूएस के लिए वापस नहीं आ सकता। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने यूरोपियन अलाय से इतने नाराज हैं कि नेटो से एग्जिट करने को लेकर ओवर सीरियस हो चुके हैं। इसलिए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि इस वॉर के बाद यूएस नेटो को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कहते हैं कि यूएस ने ओवर द ईयर्स ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स यूरोप में नेटो बेसिस पर अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय करने के लिए खपाए हैं। रूबियो कहते हैं कि मैं हमेशा से नेटो का समर्थक रहा था। पहले भी लोग कहा करते थे कि हम यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तब मैं नेटो को यह कहकर डिफेंड करा करता था कि हम न केवल यूरोप की सिक्योरिटी बल्कि अपने पावर प्रोजेक्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर अब जब ऐसा पॉइंट आ गया है कि हमें उन बेसिस की जरूरत है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, तो हमें मना कर दिया जाता है। Sean, I've been one of the strongest defenders of NATO during my time as a United States Senator because I found great value in it. And it wasn't just about defending Europe. I said it also allowed us to have military bases in Europe that allowed us to project power into different parts of the world when our national security was threatened. If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. Then NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years, trillions of dollars, and all these American forces stationed in the region? If we can only use, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases. So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. Ultimately, that's a decision for the president to make. तो मजाक मजाक में मामला बहुत सीरियस हो गया है। यूएस को ना करने वालों की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, इन सभी कंट्रीज ने यूएस को अपने यहाँ नेटो बेसिस को यूज करने से मना कर दिया है। इटली और फ्रांस ने तो अपनी एयर स्पेस तक यूज करने से मना कर दिया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है। कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक 2 पोस्ट डाले थे, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। ट्रंप नाराज हैं यूके से, फ्रांस से, जो ट्रंप के आह्वान पर ट्रंप की हेल्प नहीं कर रहे। और देखिए, गलती यूरोपियन कंट्रीज की नहीं है। ट्रंप ने पिछले 1 साल में जो जो हरकतें की हैं, उससे यूरोप का विश्वास यूएस पर से हट गया है। यूक्रेन को लेकर ट्रंप ने एड बंद करवा दी, फिर कहा यूक्रेन को अगर वेपन सप्लाई करने हैं तो पहले तुम हमसे खरीदो, फिर यूक्रेन को दो। ग्रीनलैंड को लेकर विवाद हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन नेशंस को अपने यहाँ बुलाकर उन्हें एम्बैरस किया, पर्सनल चैट्स लीक करी, मतलब हर वो कारनामा कर कर दिखाया जिससे यूरोप के पास एक नहीं बल्कि कई वजह हो गई यूएस पे भरोसा ना करने की। और ईरान के साथ ये वॉर, यूरोपियन कंट्रीज इसको अपने माथे नहीं लेना चाहते। पर देखिए, इनके पास बहुत ज्यादा रूम नहीं है। अगर यूएस चाहेगा तो इनको झुकना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा, अभी 1 हफ्ते पहले की ही बात है, जब बहुत नाना करते हुए भी यूके ने यूएस को अपने बेसिस यूज करने की परमिशन दे दी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी 3 साल है। उधर रशिया और यूक्रेन की वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए यूरोप को अभी यूएस की जरूरत है। ये रेजिस्ट करेंगे पर अल्टीमेटली गिव अप कर देंगे। हाँ, पुतिन से अगर कोई एश्योरेंस मिल जाए कि रशिया यूरोपियन कंट्रीज पर कोई इन्वेजन नहीं करेगा, तो मे भी यूरोपियन कंट्रीज कुछ इंडिपेंडेंट होकर सोच सकती हैं। पर प्रॉब्लम इनके लिए ये है, जो लेवल ऑफ सस्पिशन इनको यूएस के साथ है, वैसा सस्पिशन इनको रशिया के साथ हमेशा से रहा है। अगर इनको चॉइस दी जाए
कि आपको यूएस पे भरोसा करना है कि रशिया पर, ये एक पल सोचेंगे फिर वापस आकर यूएस पे ही भरोसा करेंगे। तो इसलिए इनके पास अल्टीमेट नो कहने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूएस के एब्सेंस में यूरोप जितना सफर कर सकता है रशिया के हाथों, यूएस का उस कंपैरिजन में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। देखिए प्रेजेंट टाइम जो सिचुएशन है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जहां एक तरफ यूएस के बूट्स ऑन द ग्राउंड की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब ये कहने लगे हैं कि हमें नहीं चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान अब हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ईरान में हमने रिजीम चेंज भी करा दी है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप खत्म हो गई, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप खत्म हो गई, मामला अब थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप के हाथ में है। तो रिजीम तो चेंज हुई है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से निकल सकते हैं। पर ये सारी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी। ट्रंप रोज अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं, रोज वार्निंग देते हैं, कभी कहते हैं 48 घंटे बाकी हैं, कभी कहते हैं 5 दिन बाकी हैं, कभी कहते हैं 10 दिन बाकी हैं, अब कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हालात अब ऐसे हैं कि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि यूएस आगे करना क्या चाहता है। अच्छा, इधर ईरान भी अब ऑफेंसिव होने लगा है। अभी तक ईरान बस डिफेंड कर रहा था। ईरान का ऑब्जेक्टिव था कि बस यूएस इजराइल के अटैक को डिफेंड करना है और फिर उसके बाद उसी प्रोपोर्शन पर उसे रिटर्न करना है। पर इधर आईआरजीसी का कहना है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में यूएस ऑफिशियल्स और यूएस फोर्स के लोगों को टारगेट करेगा। वो जहां भी छिपे हैं, उनके हाइड आउट्स अगर दुबई की होटल्स में भी हैं, तो वो भी ईरान के लेजिटिमेट टारगेट होंगे। दुबई से पता नहीं क्या इनका अलग ही चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा ईरान अब यूएस के कमर्शियल हब्स जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया, इन सबको भी टारगेट करेगा और लार्जर स्केल पर टारगेट करेगा। ईरान ने वार्निंग दी है कि इन ऑफिसेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज इनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर रहें। आज 1 अप्रैल से ईरान का ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था, हालांकि अभी तक का कोई अपडेट्स नहीं आए हैं इस पर। उधर यूएई भी छटपटा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से, यूएस के साथ इस वॉर को ज्वाइन करना चाहता है। इनफैक्ट एक यूएन बैक्ड मिलिट्री ऑपरेशन का ऑप्शन भी खोज रहा है। अभी तक सऊदी अरब भी यूएई के साथ था, पर जब से ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की शान में अश्लील बातें बोल दी हैं, सऊदी अरब न्यूट्रल होता दिखाई दे रहा है। तो इन दिनों जिस तरह के सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर का एंड डिक्लेयर कर दें। पर जो चरित्र है इनका और पिछले 1 साल से जिस तरह की हरकतें की हैं यूएस और इजराइल ने, इनको प्रिडिक्ट करना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। मुझे अभी भी वही लगता है कि घी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और खेला बाकी है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इम्पैक्ट। February 28th, 2026. While they were flashing smiles at the diplomacy table, they were sharpening the blade. The US and Israel threw nuclear regimes against the nation's soul. They call this progress. Listen, this is the sound of a mountain that refuses to move. On the roof, the sky is red and grim. Blood dripping from the hands of a world so dim. Human rights, man, it's all a facade. Check the Shajara Tayyip school bombed by the squad. 175 innocents, teachers and child lost their lives in a classroom. Choked on the truth, 300 kids took flight in this filthy warfare. 60 schools flattened, ambulances in despair. Iraq, Shiraz, Isfahan, hearts buried under debris. This ain't collateral damage, it's a murder degree. They flex their satellites and artificial intelligence, but targeting little kids with zero hesitance. This is Iran, the mountain clashing with the hammer. Drop your bombs, we rebuild it all through the clamor. No begging for peace, no unconditional surrender. Straight Hormuz in our grip, we the captains, the defenders. Brought the pain, the sanctions, block the meds at the door. But our roots run deep in the soil. We bleed but endure. Yeah, let's talk about the silent pain hidden in the streets. The maximum pressure while the fat cats feast. A war on the economy, indirect on the chart, but it's a direct bullet to a sick child's heart. Patients in the wars gasping for their breath. You blocked the pharmacy and traded life for death. And the president grins looking at the display and says, I love war in a certain way. Look at the predator, look at the beast, celebrating the famine while he's having a feast. Now hear the voice of the ones who flipped the script. 47 years deep, and we ain't never slipped. The U.S. Navy shaking when they enter our blue. The Persian Gulf belongs to the red, white, and true. We're taxing the straight now, that's the new degree. The dollar is burning, it's the end of your spree. The global pulse is in our hands, 65 clicks. Your base is in the reach.
negotiation. Don't play these games. You wanted us to break, now you're drowning in the flood. A fist for a fist that's written in the blood. This is Iran, the mountain clashing with the hammer. Drop your bombs, we rebuild it all through the clamor. No begging for peace, no white flags in the air. Hormuz is in our palm, we're the captains here. You brought the pain, the sanctions, you cut the medicine line. But the roots are in the soil and the victory is mine. Civilizations don't fall because of a bomb. They fall because of the silence of the world. You struck us while they looked away, but history is wide awake now. The blood in Manab, the heavy hearts of the mothers, they won't be forgotten. This isn't the end. It's the birth of a new order.